हेलो। कैसे हैं दोस्तों आप सब। मुझे लगा पिछली बार दो बार हम लोग मिले अलग अलग जगहों पर लाइव में फेसबुक पर। कोरोना पर काफ़ी बातें की हमने। कोरोना को लेकर के क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, सरकार के निर्देशों का पालन से लेकर और तमाम हमारे जो कंसर्न और चिंताएं थी उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरी बार जब मैं लाइव था आप लोगों के साथ फेसबुक पर, तो मैंने कुछ पढ़ने पढ़ाने को लेकर के और कुछ साथियों ने जो बुक्स वगैरह का डिमांड किया था, तो कैसे उनको अवेलेबल हो, कैसे वो अच्छी पुस्तकों का चुनाव कर पाए, तो उसमें मदद के लिए उनका आग्रह था। तो मैंने लाइव आके उनको कुछ रास्ते और सजेशन बताए। पिछली बार जो है बहुत सारे दोस्तों का ये आग्रह था कि कोरोना पर बहुत सारी बातचीत हम लोग कर चुके हैं और उन्होंने मुझे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर फ़ोन करके बताया कि आप बहुत सारा लिखते हैं और आपके लेखन में, आपके विचारों में हमें अक्सर जो वैज्ञानिक नज़रिए का जिक्र बार बार मिलता है। तो क्या आप कभी समय निकाल कर ये स्पष्ट कर सकते हैं कि ये वैज्ञानिक नज़रिया होता क्या है। उन दोस्तों ने मुझे ये आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल ये जो संडे आ रहा है, इस संडे को मैं समय निकालता हूँ और मैं इस पर थोड़ी चर्चा आपके साथ करूँ, जो मेरी समझ है, जो मेरी जानकारी है वैज्ञानिक नज़रिए के बारे में। यदि मैं गलत हूँ और उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो आप यहाँ इस वीडियो के कमेंट्स में प्लीज़ अपने सुझाव दीजिएगा ताकि उनको ठीक किया जा सके बाद में। ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, अभी मैं जिस जगह आपसे लाइव आके बात कर रहा हूँ, ये हमारा एक ग्रुप है हमारे फ्रेंड्स का, और इस ग्रुप का नाम है नास्तिक दुनिया। ठीक है। ये अभी हमने रिसेंटली मार्च में बनाया है। मैं एक इसका एडमिन हूँ और एक कॉरपोरेट सेक्टर और एनजीओ जगत की जानी मानी हस्ती सूची कौशिक, वो इसकी एडमिन है। और एक हमारे अच्छे मित्र हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, काफ़ी अनुभव रखते हैं ज़िंदगी का, विजय शाही। विजय भाई भी इसके एडमिन है इस ग्रुप के। तो हम तीन लोग अभी एडमिन के तौर पर इसमें काम कर रहे हैं। एक आबिद अली भाई साहब थे, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया था पर शायद किन्हीं कारणों से वो एडमिन की जिम्मेदारी लेने में समर्थ नहीं हो पाए। तो यहाँ ये भी क्लियर कर दूं कि ये नास्तिक दुनिया जो फेसबुक का ग्रुप है, इसका मकसद क्या है, फिर हम वैज्ञानिक नज़रिए पे आते हैं थोड़े से 1-2 मिनट में आपके लोग। देखिए, इस ग्रुप को बनाने का मकसद ये था कि साफ तौर पे वहाँ भी लिखा हुआ है कि हम किसी भी जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय उसमें विश्वास किए बगैर सिर्फ मानवता के लिए काम करेंगे और मानवता के हित में प्रचार प्रसार करेंगे। और जो भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रूढ़ियों के नाम पर, परंपराओं के नाम पर हमारे देश और समाज में जो अंधविश्वास और पाखंड फैले हुए हैं, उन पर हम जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। वो जनता इस देश की हो सकती है, वो दुनिया जहान की हो सकती है, इसलिए इस समूह का नाम नास्तिक दुनिया। ठीक है। तो ये जो नास्तिक दुनिया समूह है, इसके मकसद बहुत क्लियर है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं लेकिन ये थोड़ा अलहदा है उनसे, और इस मायने में है कि यहाँ पर आप सभी प्रकार के हमारे साथी, चाहे वो नास्तिक हो चाहे वो आस्तिक हो, अपनी विचार यहाँ रख सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं यहाँ पर। और शर्त सिर्फ इतनी सी है कि वो तार्किक होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए, उसके पीछे कुछ सोच होना चाहिए, समझ होना चाहिए, और आपको जिम्मेदारी पूर्वक वो बात आप यहाँ पर अपनी कहनी है। तो आपको उसे अपनी, उसके लिए आपकी अपनी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। जो भी बात आप यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, लिखित में या किसी पिक्चर के माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है। तो ये ग्रुप जो है एक खास मकसद से बनाया गया है और मुझे खुशी है कि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, सप्ताह भर हमें इस ग्रुप को बनाए हुए हैं। 150 साथी इस ग्रुप के साथ जुड़ चुके हैं। तो ये बहुत ही खुशी का अवसर है
और जब मेरे से साथियों ने यह आग्रह किया कि वैज्ञानिक नजरिए पर मैं अपनी राय, अपनी समझ उनके साथ साझा करूं, तो मुझे इससे उचित कोई मंच नहीं लगा। मुझे लगा कि नास्तिक दुनिया के माध्यम से मुझे इस मुद्दे पर थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, अपन आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जिसकी वजह से मैं आज आपके साथ लाइव आया हूं। देखिए, वैज्ञानिक नजरिए को लेकर के काफी विचार विमर्श हमारे यहाँ होता रहता है। ये दिगर बात है कि उस पर अमल कितना होता है, कितने लोग अमल करते हैं। तो अभी हम थोड़ा उसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वैज्ञानिक नजरिया होता क्या है। इसके लिए आप अंग्रेजी में देखेंगे तो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंटिफिक टेम्पर। इसका यदि आप हिंदी अनुवाद जाके देखेंगे गूगल में या और जगह पर, तो वैज्ञानिक स्वभाव इसका अनुवाद मिलता है, पर ये इतना उचित और अच्छा अप्रोप्रिएट नहीं है। इसे हम वैज्ञानिक नजरिया कह सकते हैं। अब वैज्ञानिक नजरिया क्या हो सकता है? वैज्ञानिक नजरिया को जानने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इसके संवैधानिक प्रावधान है हमारे देश में, वो बड़े यूनिक है। क्या आपको मालूम है कि भारतीय संविधान दुनिया का पहला ऐसा संविधान है जो वैज्ञानिक नजरिए को भारतीय कर्तव्य के रूप में देखता है? और ये कर्तव्य कहाँ मेंशन है? संविधान के भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में जो हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 51A है, उसमें ये हमारे दायित्व दिए गए हैं। मेरा ये सबसे प्रिय आर्टिकल है। मतलब तो मैं एक वकील हूँ, एडवोकेट होने के नाते मुझे पूरा ही संविधान मेरे लिए काफ़ी प्रिय है, रुचिकर है, मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ। लेकिन विशेषकर जो भाग 4 में जो वैज्ञानिक नजरिए को लेकर के 51A में जो बात की गई है, आर्टिकल 51A में, वो मुझे बहुत प्रिय है। मैं उसका जिक्र अक्सर मेरे लेखन में, बातचीत में करता हूँ। और बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर मैं डराते धमकाते, उन्हें भी बताते हैं कि ये आर्टिकल 51A पढ़ लीजिए, ये हमें अधिकार देता है रूढ़ियों के ऊपर बोलने के लिए, पाखंड का विरोध करने के लिए, और इस तरह के अनेक जो अंधविश्वास, धार्मिक अंधविश्वास और आस्थाएं आप सोशल मीडिया पर फैलाते हैं, उन सब पर अपनी बात और राय अभिव्यक्त करने के लिए। तो कोई हमें इससे रोक नहीं सकता, ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। अब आप देखेंगे कि ये जो भाग 4 में जो दिया, संविधान भाग 4 में जो हमारे संवैधानिक कर्तव्य दिए गए हैं, ये 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, स्वर्ण सिंह एक कमेटी बनी थी, तो उसने ये अमेंडमेंट किया और 1976 में वैज्ञानिक नजरिए का जिक्र हमारे संविधान में किया गया। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, 1946 में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका जिक्र किया था अपनी एक उनकी पुस्तक है जिसका नाम आपने सुना होगा, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया था। अब वैज्ञानिक नजरिए के मायने क्या है? हालांकि हमारा संविधान भी ये कहता है कि हम जो है, हमारा दायित्व है कि हम जो है चीज़ों को देखें, समझें, उनकी जो घटनाएं घटित होती है उनके तह में जाएं, उनका विश्लेषण करें, और विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिक आधार पर तार्किक रूप से हम उन पर अमल करें। ये तो रही संवैधानिक प्रक्रिया की बात। अब इसका बहुत सारे लोगों ने वैज्ञानिक नजरिए को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन आप एक सामान्य समझ यदि कहें तो वो यही है, कॉमन बात, की घटनाओं के जो घटनाएं घटित होती है उनके पीछे क्या कारण होते हैं, उन कारणों को समझना, उनका विश्लेषण करना, उनके पीछे निहित तथ्यों को समझना, तर्कों को समझना, और उनका विश्लेषण संश्लेषण करने के बाद में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। ये वैज्ञानिक नजरिया मोटा मोटा संक्षेप में कहते हैं। अब ये देखें कि ये वैज्ञानिक नजरिया हमारे अंदर कितना है। क्या हम हर घटना का तह में जाते हैं, हर घटना की तह में जाते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसके पीछे तर्क तथ्य देखते हैं और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, या हम ऐसे ही चीजों को मान लेते हैं? तो मसलन आप देखिए कि कुछ एक दो उदाहरण लेते हैं, ठीक है, उन उदाहरणों से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं शायद ज्यादा, और वो उदाहरण मैं सिर्फ ना समझाने के लिए ले रहा हूं। तो मान लीजिए मैं एक कथन
बताता हूँ आपको, उस कथन को आप जो है कैसे जांच करेंगे कि वो सत्य कथन है। तो एक कथन ये हो सकता है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे जाते हैं वो व्यक्ति नास्तिक बन जाते हैं। ठीक, क्योंकि नास्तिक दुनिया में बात कर रहे हैं तो इस तरह के उदाहरण लेंगे तो ज़्यादा सरल रहेगा समझने में। अब ये एक कथन है कि जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो लोग नास्तिक बन जाते हैं। तो एक सत्य है या नहीं है, कैसे आप तय करेंगे कि ये कथन सत्य है या गलत है? या आप मान लेंगे कि हाँ ये सही है कि जो पढ़ लिखे कि नवल जी नास्तिक बन गए, और भी बहुत सारे लोग थे जो नास्तिक बन गए, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, तो ऐसे मान लेंगे आप? या आप पहले इसकी जांच करेंगे इस तथ्य की, ये जो कथन कहा गया है इस कथन को कैसे आप जांच करेंगे? तो मैं देखिए आपको एक दो प्रक्रियाएं बताता हूं। नंबर एक, इस कथन में 2-3 शब्दावली आई है, आपको पहले वो समझना पड़ेगा। नंबर एक तो नास्तिक क्या होते हैं, नास्तिक का मतलब क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। फिर इसमें दूसरा टर्म आया कि जो बहुत पढ़ लिख जाते हैं, तो बहुत पढ़ लिखने का क्या मतलब है? क्या मतलब है बहुत पढ़ लिख जाने का? मेरा जैसा व्यक्ति जो MA BEd हो गया, MSW हो गया, LLB कर लिया, ऐसा व्यक्ति? या फिर पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति, या फिर अनेक भाषाओं का जानकार, या जो विदेश में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनसे पढ़ के आया हो, ऐसा हार्वर्ड से पढ़ के आया हो, ऐसा व्यक्ति? नहीं, ये सब नहीं चलेगा। आपको एक परिभाषा तय करनी पड़ेगी कि बहुत पढ़ा लिखे का क्या मतलब और नास्तिक का क्या मतलब। तो आपको ये दो, अब आपने चलो मान लीजिए तय कर लिया कि हम बहुत पढ़े लिखे से मान लेते हैं एक ग्रेजुएट स्नातक व्यक्ति या स्नातक व्यक्ति, इस व्यक्तियों की हम जांच करें, तो फिर आपको सर्वे करने पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ना। अधि स्नातक या स्नातक मान लिया आपने, इतने पढ़े लिखों के बीच लोगों के बीच आपको सर्वे करना है, तो आप सर्वे कीजिए। उस सर्वे में आपको कुछ क्वेश्चनियर बनाने पड़ेंगे, प्रश्नावली बनानी पड़ेगी, उन लोगों से उन तथ्यों पर उन पर बातचीत करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप उन तथ्यों का प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, उनमें जो फैक्ट है वो देखने पड़ेंगे, और उसके बाद आप किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हाँ ये बात या तो सही थी या गलत थी। और हो सकता है आपको ये गलत मिले कि बहुत पढ़े लिखे लोग, हर बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नास्तिक नहीं होता। ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, जिनके व्यवहार को, बातचीत को आप देखेंगे तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि वो लोग नास्तिक है, या वो वैज्ञानिक नजरिए से बात करते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मेरे एक बहुत ही पसंदीदा कवि है डॉक्टर कुमार विश्वास, वो आप भी उनको सुनते होंगे। वो बहुत फेमस है, बहुत विख्यात है, और बहुत ज्ञानी गुणी व्यक्ति उनको माना जाता है। तो वो कुछ कविताएं उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, कुछ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। एक कार्यक्रम में मैं उनको एक बार सुन रहा था, अपने राम कई कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें वो जिस तरह से इस दुनिया के अस्तित्व की, इस ब्रह्मांड की व्याख्या कर रहे थे, मुझे अजीबोगरीब लगा। मैं थोड़ा सा उस पर 1-2 मिनट आपका लेके फिर आगे बढ़ता हूँ। वो उदाहरण दे रहे थे कि देखिए वैज्ञानिकों ने खोज की, डार्विन की खोज हुई कि जीवन कैसे बना, जीवन इस पृथ्वी पे कैसे आया। और वो जलीय जीवों से बात करते हैं कि देखिए डार्विन ने जलीय जीवों की बात की थी, हमारे ग्रंथ, हमारे वेद तो पहले कह चुके थे कि हमारे यहाँ पे मत्स्य अवतार हुआ। तो मत्स्य अवतार क्या था? जलीय जीव था। अब ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि इतने पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति के लिए कि वो डार्विन की थ्योरी को नकारते हुए मत्स्य अवतार को ये साबित कर रहे हैं कि मत्स्य अवतार मतलब जल में पैदा होने वाला जीव मछली, और वो हमारे यहाँ सबसे पहले मत्स्य अवतार पैदा हुआ, तो जीव की उत्पत्ति हमारे यहाँ हुई। फिर वो यही नहीं रुकते हैं, वो इससे और आगे जाते हैं। वो कहते हैं फिर इसके बाद ऐसे जीव आए जो जल में और पृथ्वी पर यानी स्थल पर दोनों पर चलते थे, तो वो कौन था? कछुआ। तो कश्यप अवतार हमारे यहाँ हो, हद हो गई। और वो कह रहे हैं कि हमारे वेद, हमारे ग्रंथ, ये सबों में ये चीज लिखी हुई है, कश्यप अवतार। फिर वो धीरे धीरे ऐसे और वरा अवतार की बात करते हैं, नरसिंह अवतार की बात करते हैं, जो मुझे बिल्कुल ही हजम नहीं होती। माफ कीजिएगा कुमार विश्वास जी, मैं आपकी इन चीजों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे विद्वान हो सकते हैं, लेकिन आपसे ये भी उम्मीद की जाती है कि आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है, जिसे हमारा संविधान बताता है, उसका भी प्रचार प्रसार करें अपनी रचनाओं के माध्यम से, या फिर जहाँ पर भी आप अपना वक्तव्य देते हैं, अपने प्रवचन देते हैं, वहाँ पर।
तो मैंने सिर्फ ये इसलिए उदाहरण लिया था, मैं उनसे माफी चाहता हूँ, बुरा लगा हो तो, कि वैज्ञानिक नजरिया होने का मतलब बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होना कतई नहीं होता, या बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नास्तिक होगा या वो वैज्ञानिक नजरिया को इस्तेमाल कर रहा होगा अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, ये जरूरी नहीं है। तो इसको हमें तथ्यों के आधार पर देखना पड़ेगा। आपका अपना विश्लेषण हो सकता है, आप जब इसकी जांच पड़ताल करेंगे तो आपके अपने नतीजे हो सकते हैं। तो ये एक बात है। एक और उदाहरण लेते हैं, अभी क्योंकि कोरोना बहुत चल रहा है तो उसका एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए आप दवा की खोज कर रहे हैं, औषधि की खोज कर रहे हैं, और भारत में कुछ व्यक्ति ये दावा करते हैं कि गोबर का रस पीने से या गोबर के से स्नान करने से कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। अब ये सत्य है या नहीं है, कैसे तय करेंगे आप? ऐसे मान लेंगे? सोशल मीडिया पे आजकल ऐसे वीडियो बहुत चल रहा है, तो कैसे इसकी तह में जाएंगे आप? वैज्ञानिक प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। कोई वैज्ञानिक नजरिया है, आपने मान लिया तो ये वैज्ञानिक नजरिया नहीं है। और आप यदि उसकी तह में जाते हैं, आप तय करते हैं कि नहीं चलो देखें हम गोबर का रस निकालते हैं और कुछ चूहों पर प्रयोग करें। नहीं, भारत में तो आप सीधे इंसानों पे प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे इंसान जो है सोशल मीडिया में इन पे गोबर रस पीते हुए और गोबर से नहाते हुए आप देखेंगे, सीधे उन पे प्रयोग कर लीजिए। या 8-10 ऐसे कोरोना के मरीज पकड़ने पड़ेंगे आपको जो तैयार हो जाएं कि हम इस प्रयोग के लिए तैयार, आप हमें गोबर का रस पिलाइए, हमें गोबर का स्नान कराइए। फिर देखिए कि गोबर का रस पिलाने या गोबर का स्नान करने से वो व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्ति पा सकते हैं। तो आपको करके देखना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, फिर उसके अवलोकन करने पड़ेंगे, फिर उसके तथ्य इकट्ठे करने पड़ेंगे, सूचनाएं इकट्ठी करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन करने होंगे उन मरीजों के जिन पे आप ये प्रयोग कर रहे हैं, उसे नोट करना होगा। और यदि आपको लगा कि हाँ उनमें बड़े सकारात्मक सुधार आ रहे हैं, आश्चर्यजनक रूप से वो कोरोना वायरस से ठीक हो गए गोबर का रस पीने के बाद और गोबर से स्नान करने के बाद, तो आपका ये प्रयोग सफल हो जाएगा। आप दुनिया को बताएंगे, किताबों में छपेगा ये बड़ी बड़ी में, और दुनिया को आप ये बताएंगे कि देखिए हमारे भारत में हम लोगों ने ये कोरोना वायरस से को मारने की या इससे मरीजों को ठीक करने की दवा का खोज कर लिया है। तो ये तो सुर्खियों में आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में। और फिर हर जगह हर देश को हम ये कह भी पाएंगे कि भाई आप क्यों माथापच्ची कर रहे हो फालतू, इसका वैक्सीन वगैरह ढूंढने का, हमने तो इलाज ढूंढ लिया इसका और वो सफल भी हो गया। हमने 10 मरीजों पे करके देखा, चूहे हुए तो हमको नहीं मिले, हमें तो सीधे इंसानों पे इसका प्रयोग कर लिया। तो आप एक वैज्ञानिक नजरिए से यदि चीजों को देखेंगे तो आपको इन सब प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, आपको उन घटनाओं के तह में जाना पड़ेगा, उनका अध्ययन करना होगा, उनका विश्लेषण करना पड़ेगा, उनका संश्लेषण करना पड़ेगा। जो तथ्य सूचनाएं आए उनको वर्गीकृत करके उनकी जानकारियों को आप विश्लेषित करेंगे और फिर जो प्राप्त नतीजे हैं बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद, अवलोकन के बाद, उनको आप साझा करेंगे, शेयर करेंगे। और यदि वो गलत साबित हो गए तो आपको बताना पड़ेगा कि ये हम सफल नहीं हुए। जैसे हम आजकल भारत में कह रहे हैं कि भाई जो गोबर का रस और गोबर या गौमूत्र से यदि कोरोना ठीक हो गया होता तो ट्रम्प साहब हमारे जो मलेरिया की दवाई है वो क्यों लेने आए होते यहाँ पे, या उसके लिए क्यों डिमांड कर रहे होते, वो यही ले जाते ना गोबर वोबर। तो ये एक वैज्ञानिक नजरिया कैसे आपके जीवन में काम करता है। अब आप ये देखेंगे कि साहब वैज्ञानिक नजरिया विकसित कैसे होता है। वैज्ञानिक नजरिए को हमने समझ तो लिया, बहुत सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है बिना किसी टेक्निकल के। तो ये विकसित कैसे होगा हमारे जीवन में? तो वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने के लिए क्या इतना पर्याप्त है कि हम विज्ञान को पढ़ लें, विज्ञान के प्रयोगों को रट लें? क्या हमारे जो विद्यालय हैं उनमें हम बहुत अच्छे टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, कंप्यूटर वगैरह दे दें तो हो जाएगा बच्चों में वैज्ञानिक नजरिए का विकास? हो जाएगा क्या? तो ये एक देखने की चीज है, ये समझने की चीज है कि किस तरह से हम आज हमारे बच्चों में, हमारे देश के नागरिकों में इस वैज्ञानिक नजरिए का विकास कर सकते हैं, जिसका जिक्र हमारा संविधान भी करता है। लेकिन वैज्ञानिक नजरिए के विकास
करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वैज्ञानिक नजरिए का विकास हो क्यों नहीं रहा, उसके कारण क्या है। उन कारणों की तह में यदि आप जाएंगे तो बहुत बड़ा एक कारण आपको इलिटरेट होना मिलेगा, अज्ञानता, निरक्षरता। ठीक है, ये होगा। दूसरा कारण एक और मेरी समझ में आता है कि महिलाओं का बहुत एम्पावर्ड नहीं होना, क्योंकि वैज्ञानिक नजरिए को विकसित करने और प्रचारित करने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। तो उनको एम्पावर्ड होना पड़ेगा, सशक्त होना पड़ेगा। ठीक है, अज्ञानता एक बड़ा कारण है। मान्यताओं से, धर्म की रूढ़ियों से, इनसे चिपके रहने की जो प्रवृत्ति है, वो एक बहुत बड़ा कारण हमारे वैज्ञानिक नजरियों को विकसित करने में बड़ा बाधक रहा है। हमारे यहाँ हर चीज के लिए अतीत में जाने का प्रवृत्ति लोगों में रही है। हम हमारे वेदों में, ग्रंथों में जाकर के हर समस्या का समाधान ढूंढते हैं। आज भी लोग ऐसे वक्तव्य देते रहते कि कोरोना की तो भविष्यवाणी बहुत पहले हमारे वेदों में कर दी गई थी, हमारे उपनिषदों में कर दी गई थी, हमारे कुरान में कर दी गई थी। तो ये जो कुरान, आपकी हदीस, आपके जो वेद, आपके जो अन्य अनेक जो इस तरह के ग्रंथ हैं, यदि ये सब चीज़ों का समाधान लिए बैठे तो फिर हमें प्रयोग करने की जरूरत क्या है? फिर हमें विज्ञान को समझने की जरूरत क्या है? फिर हमें वैज्ञानिक नजरिया अपनाने की जरूरत क्या है? तो थोड़ा सा हमें इन सब से ऊपर उठ के बाहर आना होगा, समझना होगा, देखना होगा कि वास्तव में वैज्ञानिक नजरिया क्या है और उसका जीवन में उपयोग कैसे करें। तो ये कुछ मैंने कारण बताए। अब मैं इस चीज पे आता हूं कि ये कैसे विकसित होगा। तो देखिए, दैनिक जीवन में इसका उपयोग करना इतना मुश्किल नहीं है। आपको थोड़ा सा बस प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने समझ, अपने विवेक को शार्प करना होगा, आपको अपनी समझ को बढ़ाना होगा। और इस सब में कौन मदद कर सकता है? आपकी शिक्षा। तो शिक्षा आपकी मदद कर सकती है। शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि मानवीय भौतिक जगत का सुसंगत विकास करना। जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, वो बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो जब ये जो मानवीय भौतिक जगत की सुसंगत, तो आपको ये देखना पड़ेगा सुसंगत समझ, आपकी समझ सुसंगत है कि नहीं है। दूसरा उद्देश्य क्या बताता है? वो बताता है कि शारीरिक और बौद्धिक कौशलों का विकास करना। ठीक है, ये भी जरूरी है। यदि आपके शारीरिक बौद्धिक कौशलों का विकास नहीं होगा तो आप दुनिया में काम नहीं कर पाएंगे। फिर संवेदनाओं और मूल्यों का विकास करना। अब ये मूल्य कैसे? संवैधानिक मूल्य, जिसमें भाईचारा है, बराबरी है, समता है, आर्थिक समानता है, भेदभाव रहित न्याय है सबके लिए, बराबरी के अवसर है सबके लिए, कल्याणकारी योजनाएं बनाना। तो ये सब जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, इनका विकास हो आपके अंदर। ये है क्या हमारे अंदर? संवैधानिक मूल्यों को हम जीते जिंदगी में। आपको लगता होगा कि वैज्ञानिक नजरिए का संवैधानिक मूल्यों से क्या संबंध है? तो बहुत गहरा संबंध है। यदि आप चाहते हैं कि आर्थिक समानता, सामाजिक समानता स्थापित हो इस देश में, तो आपको ये संबंध देखना पड़ेगा वैज्ञानिक नजरिए के साथ। ठीक है, तो वैज्ञानिक नजरिए को अब जैसे हम भौतिक शास्त्र का जो अध्यापक होता है वो अच्छी तरह से जानता है कि पदार्थ को न तो पैदा किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। ये आप देखिए, वही अध्यापक जी, भौतिक शास्त्र के जो अध्यापक जी है, यदि उन्हें कोई बाबा जी मिल जाए जो चमत्कार से भभूत बना रहे हैं, तो विश्वास कर कह रही है बाबा चमत्कार से भभूत कहाँ से गया है, चमत्कार से वो कोई अंगूठी पैदा कर दिए, तो वो उसमें विश्वास कर रहे हैं अपने जिंदगी में। तो आप देखेंगे ये जो बाबा लोग होते हैं, ओझा लोग होते हैं, साधु संत भी होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये विज्ञान का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं? नहीं, ये विज्ञान का अपनी रोजी रोटी कमाने में उपयोग कर रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने में उपयोग कर रहे हैं। इनको पता है कि विज्ञान की कुछ प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके, अभी मैं थोड़े दिन पहले एक गाँव में गया था, तो वहाँ पर एक ओझा था, वो लोगों को बता रहा था कि वो बिना किसी आग में तपाए हुए चावल पका के बता सकता। लोग बड़े आश्चर्यचकित थे। मैं भी वहाँ खड़ा था, मैंने देखा, मैंने देखते हैं बाबा जी क्या चमत्कार करते हैं। उन्होंने एक बर्तन में चावल लिए और लोगों को जा करके बताया कि देखिए चावल को छू के देखिए, चावल कच्चे हैं, थोड़ी देर बाद मैं इसमें पानी डालूंगा, चावल थोड़ा समय लेंगे और पक जाएंगे। सब लोग बड़े आश्चर्य में थे। और वास्तव में थोड़ी देर बाद उन्होंने उस भगोनी में पानी डाला, चावल मैंने भी छू के देखा था, कच्चा था। पानी डाला, थोड़ा समय लिया, उसमें बुलबुले उठे,
और बुलबुले उठने के बाद में थोड़े समय बाद उन्होंने फिर चावल छूने के लिए बोला। हमने छू के देखे, चावल पक गए। अब आप, वो गांव पूरा उस चमत्कार को नमस्कार कर रहा था, उस बाबा के प्रणाम कर रहा था, उसके चरणों में गिर रहा था कि ये तो बहुत ही पहुंचे हुए बाबा है। मैंने उन बाबा को बताया कि बाबा आप जानना चाहते हैं चावल क्यों पके हैं? तो वो सुनने को तैयार नहीं थे। और फिर भी मैंने कहा मैं आपके ये जो पात्र है देखना चाहता हूँ, इसमें चावल के अलावा और क्या चीज़ है? तो आप यकीन नहीं करेंगे, चावल के साथ साथ उसके जो चूना होता है ना, कैल्शियम, उस चूने के टुकड़े मिक्स कर देते उसको। वो आप जानते हैं कि चूने में तो जब पानी डालेंगे तो वाष्प बनेगी, उससे वो जो वाष्प बनेगी, जो गर्मी पैदा होगी, वो गर्मी चावल को पका देगी। तो जाहिर सी बात है कि वो विज्ञान का इस्तेमाल लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कर रहा था और अपनी रोजी रोटी चलाने में कर रहा था। और ऐसा हमारे देश में बहुत सारे लोग करते हैं। जो जादू, चमत्कार ये सब होते हैं, वो उसी का परिणाम है। उनमें सब में विज्ञान समाहित होता है, लेकिन उसका कैसे प्रयोग किया जा रहा है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है विज्ञान की सामग्री का, वो आपको तो देखना है। तो अभी मोटे तौर पर हम देखें तो वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने के लिए आपको घटनाओं की तह में जाना पड़ेगा, उन घटनाओं को जानना समझना पड़ेगा, उनका विश्लेषण करना पड़ेगा, उन पर विज्ञान में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया भी यही है, जहाँ आप प्रयोग करते हैं, फिर अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर जो तथ्य सूचनाएं आपको प्राप्त होते हैं उनको आप एकत्रित करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, फिर उनका विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं, और फिर प्राप्त निष्कर्षों पे जाते हैं कि क्या निष्कर्ष आपको मिले। तो ये सवाल ये था कि क्या सिर्फ हमारे स्कूलों में इस तरह के उपकरण, प्रयोगशालाएं स्थापित कर देने से वैज्ञानिक नजरिया विकसित हो जाएगा क्या? ये मुख्य सवाल था। तो ये संभव नहीं है इस तरह से। इसके लिए आपको बच्चों को विज्ञान देने जीवन में क्यों जरूरी है, उस पर बात करनी होगी। एक समस्या ये भी है कि हमारे जो विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनकी पेशेवर तैयारी कितनी है वैज्ञानिक नजरिए को बच्चों में विकसित करने के लिए और खुद में विकसित करने के लिए। तो थोड़ी विडंबना भी है कि हमारे यहाँ जो 11वीं 12वीं पढ़ के जो शिक्षक आते हैं, जिन्होंने 11वीं 12वीं में विज्ञान पढ़ी हुई होती है, वो हमारे यहाँ विज्ञान पढ़ा रहे होते हैं। आदि स्नातक या डिग्री वाले जो टीचर बहुत कम आपको विज्ञान पढ़ाते हुए मिलेंगे, तो वो प्रयोगों तक सीमित रखते हैं। और हमारी शिक्षा में हम सब प्रयोगों तक सीमित रहे हैं। विज्ञान की किताब को पढ़ना, रटना, परीक्षा में उगल के आना, प्रयोग करके बता के आना, लेकिन उसको अपने दैनिक जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं करते। अब यदि आप दैनिक जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सारे सवाल उठाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों में। पहला सवाल ये कि दुनिया कैसे बनी, हम कैसे बने, हम कब पैदा हुए, कैसे, मतलब जीव कब पैदा हुआ, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई इस पृथ्वी पर। तो ये सब चीज़ें आपको, ये पे सवाल उठाने से आपको इनके जवाब मिलेंगे। आप सवाल नहीं उठाएंगे, मानते रहेंगे, तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगता है काफ़ी समय हो गया, अब थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं चीज़ों को। तो कंक्लूड करके हम यदि पहुँचे इस निष्कर्ष पे कि भाई वैज्ञानिक नज़रिया तो हमें समझ में आ गया कि प्रत्येक घटना के तह में जाना, उस पर सवाल उठाना और सवालों के माध्यम से उसकी खोज करना, उसमें तथ्य ढूंढना, तर्क ढूंढना, प्रयोग करना, सत्यापन करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, क्या हो सकता था, किस कारण से, उनके अनेक हाइपोथेसिस आप बना सकते हैं। फिर उनका एक एक आप जांच कर सकते हैं, उनके अवलोकन कर सकते हैं, उनसे सूचनाएं, तथ्य एकत्रित कर सकते हैं, फिर उनका आप अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं, और फिर आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। मैंने एक दो उदाहरण आपको शुरू में भी दिए हैं। तो ये आपने यदि अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जब उन्हें ये बता देते हैं कि वैज्ञानिक नजरिया ऐसे विकसित होता है, तो सोचते हैं आपके पास तो वैज्ञानिक नजरिया है, तो वो सब घटनाएं आपके पास भेजना शुरू करते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे साथी हैं, तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मुझे अलग अलग वीडियो, और देखिए ये बाबा जी क्या कर रहे हैं, क्या ये सही है या ये गलत है। अरे तो इसमें ये सही और गलत का निर्णय तो आपको लेना है, ये तो आपको सोचना है ये सही है या नहीं है, ये गलत है तो क्यों गलत है, ये सही है तो क्यों। तो वैज्ञानिक नजरिया तो आपको अपने में विकसित करना है ना। मेरा नजरिया तो विकसित हो चुका है, मैं तो विश्लेषण पर मैं कितनी बार आपको विश्लेषण करके बताऊंगा भाई, कितनी बार। क्या जिंदगी में हर मोर्चे पे मैं आपके साथ रहूंगा या मेरे जैसा कोई और व्यक्ति रहेगा? नहीं ना। तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको खुद इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, आपको खुद अपने अंदर वैज्ञानिक नजरिया विकसित करना पड़ेगा।
और ये मत समझिए कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं तो उनका वैज्ञानिक नजरिया होता होगा। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारे जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, और ये सब चीज़ें बहुत सारी जो मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ मैंने उनसे सीखी है। बहुत सारे ऐसे दोस्त भी जो बहुत पढ़े लिखे हमारी बातों को नहीं मानते, वो विज्ञान में विश्वास नहीं करते हैं, वो नकार देते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। वो कहेंगे नहीं नहीं ये बात तो सही है, रामायण में लिखी है तो ये सही है, या कोई भी त्यौहार हम मनाते हैं तो उसके पीछे जो मान्यता है वो सही है, पर उनके तह में नहीं जाएंगे, उनका विश्लेषण नहीं करेंगे, उन पर दिमाग नहीं लगाएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि कोई बच्चा, कोई महिला एक बच्चे को आग में लेके बैठ जाए और वो महिला जल जाए और वो बच्चा बच जाए। बताओ आप कैसे पॉसिबल है? आप करके देखिए, आज कर कोई हिम्मत है किसी में करके दिखाने की ऐसा? मैं बच्चों के साथ जब काम करता था तो ये जो कहानियां मैं सुनाता था वो बच्चे बहुत सवाल उठाते थे, बहुत सवाल उठाते थे, लेकिन हमारे यहाँ सवाल उठाने की परंपरा ही नहीं है, हम उठाने ही नहीं देते बच्चों को सवाल, और सवाल बच्चे पूछ भी लें तो हमारे पास जवाब नहीं होते। और जवाब क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास वैसा नजरिया नहीं है उनके जवाब देने का, हम गोलमोल जवाब देते हैं। तो थोड़ा इन चीज़ों पर देखिए, और मुझे लगता है कि जो वैज्ञानिक नजरिया जिसमें विकसित हो जाता है उस व्यक्ति को आप कुछ भी कह लीजिए, आप उसे नास्तिक कह लीजिए या कोई और कह लीजिए, क्योंकि वो चीज़ों को उस तरह से देखता है, और प्रत्येक चीज़ को, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो उसको उस तरह से विश्लेषित करेगा, देखेगा, और तभी वो उसको मानेगा, नहीं तो वो नहीं मानने वाला है। अभी हाल ही में देखिए हमारे जो ब्रिटेन के जो लंकाशायर विश्वविद्यालय हैं और हमारे नासा के वैज्ञानिकों ने सूर्य का अध्ययन किया, ये तो आज ही की खबर है, और उन्होंने देखा कि सूर्य का जो वातावरण है वो जितना हम समझ रहे थे उससे कहीं गहरा जटिल है। वहां पर हम समझते थे कि उस वातावरण में अंधकार ही अंधकार है, वो कह रहे कि नहीं वहाँ बहुत सारी गैसें हैं, और वो उसका विश्लेषण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। आज ही के अखबार में वो बता रहे हैं कि बहुत सारा इस पर अध्ययन करने की जरूरत है, सौर किरणें क्या होती है, उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में जब लोग अध्ययन कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक समझ बना रहे हैं और वो निरंतर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग समझना नहीं चाहते। एक और घटना मुझे याद आ रही है अभी तुरंत, जब इसके बाद आज की खबर याद है, 2012 जुलाई 2012 आपको याद है, 4 जुलाई, तब एक कण की खोज हुई थी, हिग्स बोसॉन। याद आया कुछ? ये जो हिग्स बोसॉन था, ये हमें बताता था कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जो बिग बैंग थ्योरी हम मान के चलते हैं, उसी में एक कदम आगे की बात करता है, पदार्थ की संरचना कैसे बनी। तो ये एक कदम था आगे बढ़ने का। पता है उस समय जो वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे थे उन्होंने मजाक में, व्यंग्य में इसे गॉड पार्टिकल बोला, और सब मीडिया कर्मी, सारा मीडिया, हमारे देश और विभिन्न देशों का जो मीडिया है वो मीडिया उसे गॉड पार्टिकल यानी ब्रह्मा का अंश, ब्रह्मांश कहने लग गया। तो ये वैज्ञानिक सोच का एक तरह से मर्डर था। वो तो मजाक में, व्यंग्य में कहा गया था, हमारे वैज्ञानिकों ने इस्तेमाल किया था गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल कहाँ से नाम हो गया भाई इसका, हिग्स बोसॉन का? तो ये जो चीज़ें हैं, यदि आपके पास वैज्ञानिक नज़रिया होगा तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि आजकल जो विस्फोट हो रहा है सूचनाओं का, तथ्यों का, जानकारियों का, और जो मीडिया है वो क्या दिखाता है, कैसे दिखाता है, कैसे प्रस्तुत करता है, यदि इस चीज़ का विश्लेषण करने की क्षमता हमारे अंदर है, उनको एनालाइज करने के बाद, जांचने परखने के बाद, वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद आप सोचे समझे फिर उस पर विश्वास करें, ये वैज्ञानिक नजरिया है। तो उम्मीद है आपको मेरी चर्चा अच्छी लगी होगी, और इसमें यदि आपके कुछ सुझाव है, कुछ राय टिप्पणियाँ, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में डालिएगा। बहुत सारे साथी अभी लाइव है, गुमान जी है, नितिन जी है, मोहन जी है। तो आप सब साथियों से मेरा अनुरोध है, कमल जी है, कि आप अपनी राय टिप्पणियाँ जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे और ये चर्चा को हम इम्प्रूव कर सकते हैं और इस पर क्या किया जा सकता है। आपके सुझाव है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और यदि मैंने कहीं कुछ गलत बात बोली हो तो उसको भी आप जिक्र करिएगा ताकि उसको आगे सुधार किया जा सके। धन्यवाद,
नमस्ते। ध्यान रखिए आपका, अपना घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।